गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे लोकतंत्र के समक्ष हम विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन कर रहे हैं और हम उन चुनौतियों में शामिल एक आतंकवाद से संबंधित हम कक्षा में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में आतंकवाद के वैश्विक परिदृश्य के बारे में समझा, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि हमारे भारत में इन आतंकवादी गतिविधियों का किस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है और कौन कौन इससे प्रभावित हो रहे हैं, इनके आतंकवादी कार्रवाई के क्या लक्ष्य हैं, इन सभी को हम एक एक करके आज समझेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, भारत में आतंकवाद की जो स्वरूप है उसके संबंध में देखते हैं कि आतंकवाद कोई नई प्रवृत्ति नहीं है जिसका रातों रात आधुनिक युग में अवतरण हुआ हो। ये कोई अचानक से नहीं हुआ है कि अचानक से हर चीज़ पैदा हो गई हो। भारत के संपूर्ण इतिहास में शक्ति को प्राप्त करने के लिए आतंक का बार बार प्रयोग हुआ है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए, इतिहास की तरफ नज़र डालें तो इस देश पर शक्ति प्राप्त करने के लिए आतंक का कई बार प्रयोग हुआ है। भारत में पिछली सदी में अगर 2 दशकों से देखा जाए तो पंजाब के आतंकवाद, जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवाद और वर्तमान विभिन्न भारतीय राज्यों में सक्रिय नक्सलवाद और उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में उग्रवाद के आतंकवाद को अगर परिभाषित रूप में सम्मिलित करें तो देखेंगे बहुत ही तीव्र गति से उग्र तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखेंगे कि 1980 के दशक में जिस प्रकार से पंजाब में आतंकवाद फैला और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया गया और एक पृथक खालिस्तान की मांग को लेकर जिस प्रकार से आतंकवादी आंदोलन चले, तो जो भयानक स्वरूप देखने को मिला लगभग 1 दशक तक चला और आज भी वहाँ पूर्णतः शांत नहीं हुआ है। कभी कभी यदा कदा वो सिर उठाता रहता है। जम्मू कश्मीर तो पिछले 4 दशक से आतंकवाद से पूरी तरह से प्रभावित है। और यही नहीं, भारत के जो राज्य है जिसमें अपन देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जो राज्य हैं वहाँ पर जिस प्रकार से नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है और हमारे उत्तर पूर्व के राज्य जहाँ पर तीव्र गति से उग्रवाद जो आतंकवाद के रूप पर हम शामिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कई स्थानीय आतंकवादी संगठनों के अतिरिक्त अन्य विदेशी आतंकवादी संगठन भी कार्यरत हैं। आप देखेंगे कि 2016 के अंत तक करीब 38 आतंकवादी संगठनों का अनाधिकृत गतिविधि निवारक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित उनको किया जा चुका है। कितने? 38। और ये एक समाप्त होता है, दूसरा पैदा होता है, नाम बदल के तैयार हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत ही भारत इस आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में से एक है। अब ये भारत में जो आतंकवाद है इसके किस प्रकार का स्वरूप है, अगर इसका देखा जाए तो देखिए, भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की प्रकृति एक जैसी बिल्कुल नहीं है। यद्यपि सभी आतंकवादी संगठन हिंसा और भय पैदा करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते जरूर नजर आते हैं। आप देखेंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों जम्मू एंड कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ पर आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। कश्मीर में जो आतंकवादी गुटों के धार्मिक कारणों को अधिक जनाधार प्राप्त हुआ है। हम जम्मू एंड कश्मीर में जो भी यहाँ के जो आतंकवादी संगठन और जो पाकिस्तान समर्थित है, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन का जिस प्रकार से आतंकवादियों को भेजकर जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर अशांति का काम करते हैं, हमले होते हैं, तो वहाँ पर इस आतंकवाद को धार्मिक तंत्र से जोड़कर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बहकाव में लाकर बहुत बड़ा जनाधार प्राप्त करने का काम करते हैं। उन्हें विदेशी पाकिस्तान समर्थन भी भरपूर पूर्ण मात्रा में प्राप्त होता रहता है। धन, हथियार, प्रशिक्षण, दुष्प्रचार, युवाओं में धार्मिक वैचारिक विकार पैदा करना पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। जिस प्रकार के हथियार की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, धार्मिक दुष्प्रचार और जो बिल्कुल जो
युवा होते हैं उनको धार्मिक मतलब एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके धार्मिक वैचारिक विकार पैदा करके इस प्रकार के आतंकवाद के जैसे हथकंडों को अंजाम देने में पूरी पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से विभिन्न हथकंडों का प्रयोग करते हुए कश्मीर के युवाओं को धर्मांधता और कट्टरपन की भावना पैदा कर उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से विमुख करके विदेशी समर्थन का बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है पाकिस्तान। जो युवाओं को अपने जीवन में करियर बनाने, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए जो मुख्य उद्देश्य होता है उससे हटाकर धार्मिक कट्टरता और कट्टरपन में या धार्मिक अंधता में शिकार बनाकर जिस प्रकार से युवाओं का जो गलत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, ये हमको देखने को मिल रहा है। अब इसने भारत के भौगोलिक, राजनीतिक और सामरिक हितों को बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। यद्यपि पिछली शताब्दी में सक्रिय पंजाब के आतंकवादी गुट कश्मीर के आतंकवादियों का केंद्रीय लक्ष्य पृथक राष्ट्र की मांग एक जैसा ही है। अब आप देखेंगे कि पंजाब में जो खालिस्तान की मांग करने वाले हैं उन सभी आतंकवादियों को शरण कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवाद पूर्णतः पृथकतावादी श्रेणी में आ रहे हैं। सभी आतंकवादी संगठनों की एक जैसी राजनीतिक सोच संभव भी नहीं है। पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों जगह आतंकवाद को धार्मिक कट्टरवाद का सहारा लिया जा रहा है। धार्मिक कट्टरवाद का सहारा लेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो सामान्य जन है वो भी जुड़ेगा, इसलिए इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। पंजाब में आतंकवादियों ने हत्या के लिए निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया, वहीं कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना और अन्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया। अपना उन्होंने लक्ष्य बना हुआ है, सेना और सुरक्षा बल को निशाना बना हुआ है। आप देखेंगे उड़ी हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा हमला, ये सब पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद ने ये सब कुछ किया। इतना बड़ा नुकसान हमारे यहाँ पर इन्होंने किया, अभी जो पिछले 2-3 वर्षों में देखा हमने। पंजाब में आतंकवाद के उस शरण में आतंकवादियों ने राज्य की मशीनरी को निशाना बनाने के बजाय निर्दोष लोगों को हत्या की। राज्य पुलिस बल का दूसरा उनका लक्ष्य है, इसलिए वो सामरिक ठिकाने, सैन्य ठिकाने, सुरक्षा बल, पुलिस या सामरिक केंद्रीय संस्थान, इन्हीं को वो केंद्र निशाना बनाकर इस प्रकार का अशांति करने का काम करते हैं। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड के में आतंकवादी गुटों को मुख्य निशाना समुदाय विशेष के लोग हैं। अब देखिए हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर जिसमें आप देखेंगे विशेषकर जो राज्य हैं वो है असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। यहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं वो मुख्य किसी समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं। ये उग्रवादी संगठन है, पृथकतावादी आंदोलन को ये मतलब अपना आधार प्रदान करते हैं और इस प्रकार का आंदोलन चलाकर हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का काम करते हैं। कभी कभी राज्य मशीनरी पर भी हमला बोला जाता है, किंतु आमतौर पर किसी समुदाय विशेष के लोगों पर भी हमले होते रहे। अतः इन राज्यों के आतंकवाद में समूह या जनजातीय ग्रुपों के मध्य हिंसक मुठभेड़ें और हमले होते रहते हैं। राज्य मशीनरी पर हमला करने का राजनीतिक तौर पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, किंतु प्रश्न पृथकतावादी गिरोह के समय में जरूर दिखाई देते हैं। मसलन पंजाब में खालिस्तानियों, नक्सली गुटों, आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप का लिट्टे से रिश्ता था। अब देखिए अब ये सबसे बड़ी समस्या जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई, नक्सलवादी गुट। अब ये नक्सलवाद ने झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का जो जितने भी जो खनिज संसाधन से संपन्न और जो भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों में जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है या जो बहुत ही भूमि खनिज संसाधनों से संपन्न है या पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये जो भी आदिवासी समूह हैं इनको बहला फुसला कर इन लोगों ने पूरी तरह से अलग अलग गुट बना के, जैसे कि आंध्र प्रदेश का है पीपुल्स वार ग्रुप और विभिन्न प्रकार के जो नक्सली गुट हैं, इनको आपस में एक करके हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जो अंजाम दे रहे हैं, हमारे CRPF के जवानों पर हमले होते हैं, यहाँ पे जिस प्रकार के राज्य के प्रतिष्ठानों पर हमले होते हैं, तो ये सब कुछ आतंकवाद के और ये सब आतंकवादी गुट आपस में मिले हुए भी हैं आपस में। इसी तरह प्रत्येक प्रांत में ऐसे आतंकवादी गिरोह भी सक्रिय हैं जो प्रत्यक्ष विदेशी इशारों पर आतंकवादी कार्यों में सक्रिय रह रहे हैं। तात्पर्य ये है कि आतंकवादी गिरोह का परिप्रेक्ष्य एक सा नहीं है। भारत के प्रमुख आतंकवादी घटना 12 मार्च 1993 को बम्बई में हुई, जिसमें बम विस्फोट में 317 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। आप सभी को पता है 1993 में मुंबई बम कांड के नाम से जाना जाता है। इस विध्वंसकारी घटना में अपराधी और तस्कर गिरोह के कट्टरपंथी और विदेशी एजेंसियों की भूमिका थी। मूलतः ये आतंकवाद कार्रवाई थी। सांप्रदायिकता, पृथकतावाद, आतंकवाद एक ही सिक्के के भिन्न भिन्न पहलू हैं। इन तीनों में अंतर्क्रियाएं चलती रहती हैं।
तात्पर्य यह है कि सांप्रदायिकता के पृथकतावादी आतंकवादी प्रवृत्ति में रूपांतरण की संभावना है, उसी तरह से पृथकतावाद के सांप्रदायिक और आतंकवाद के बदल जाने की संभावना है। इस प्रकार आतंकवाद के सांप्रदायिक पृथकतावादी रूप लेने की भी संभावना है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की नक्सली आतंकवादी गिरोह में कि आतंकवादी कार्रवाई का स्वरूप पृथकतावादी गिरोह की कार्रवाई से भिन्न होता है। नक्सली गिरोह में पृथकतावाद केंद्रीय लक्ष्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब जितने भी आतंकवादी संगठन समूह हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़कर पूरी सहायता करके पूरी तरह से भारत में शांति, एकता, अखंडता और हमारे विभिन्न प्रतिष्ठानों को, केंद्र को हो या राज्य के हो, हमारे सुरक्षा बल हो, सैन्य ठिकाने हो, सामरिक स्थल हो, उनको निशाना बनाकर एक प्रकार के अराजकता का माहौल करने का काम पैदा करते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से प्रभावित राज्य हैं, उनमें से सबसे बड़ा कोई प्रभावित है वो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तर पश्चिम उत्तर भारत, दिल्ली, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भारत के काफ़ी राज्य इससे प्रभावित हैं। अभी जो आतंकवादी हैं, इनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि है और किस सामाजिक पृष्ठभूमि से ये सब आतंकवादी आते हैं, तो देखिए, एक तो मध्य और उच्च मध्य वर्ग के युवा हैं, वो इसकी तरफ आ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। पंजाब, कश्मीर, बंगाल के नक्सली, पंजाब, कश्मीर और बंगाल के नक्सली उत्तर पूर्वी राज्यों के आतंकी मोटे तौर पर इन्हीं वर्गों से आते हैं, जो मध्यम और उच्च मध्य वर्ग से होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो धर्मांध गरीब तबके के विभ्रमित युवा होते हैं, धर्म में अंधे, ब्रेन वॉश किए हुए, पूरी तरह से मरने पर उतारे हुए, ऐसे गरीब तबके के जो विकृत और विभ्रमित युवा हैं, वो भी इस आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त देखे गए हैं। अब इनका मकसद क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहले तो इनका यही होता है कि जो भी हमारे केंद्र के, राज्यों के जो संस्थान हैं, उन पर हमला करें, आतंक और हिंसा की कार्रवाइयों को बढ़ चढ़ाकर जिम्मेदारी लेना। जब भी कहीं घटना घटित होती है तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमने किया, इस प्रकार की जिम्मेदारी लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना। इसके बदले में कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे जेल में बंद है कोई आतंकवादी, तो उसको रिहा करने की अपनी शर्त थोप देते हैं, किडनैपिंग, इस प्रकार ये सब कुछ काम करते रहते हैं। तो देखिए, इनका जो पहला लक्ष्य है वो कार्यनीतिक है, दूसरा रणनीतिक है और तीसरा अभिसिद्ध लक्ष्य है। कार्यनीतिक स्तर पर लोगों को डराना, धमकाना, आतंकित करना, हमला करना होता है। रणनीतिक चरण में अति नाटकीय ढंग से आतंक और हिंसक की कार्रवाई को संपन्न करना है। परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमों का ध्यान खींचने में सफलता प्राप्त करना इनका लक्ष्य होता है। और आतंकवादियों की कार्यनीति, रणनीति, लक्ष्य, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर्ग्रंथित हैं। तो यह है इनके आतंकवादी कार्रवाई का लक्ष्य। अब देखते हम ये हैं कि जो आतंकवाद हैं, ये मनोवैज्ञानिक तत्व को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। आतंकवाद अप्राय रूप से एक ऐसी रणनीति है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इस रणनीति के तहत आतंकवादी दर्शकों को भी प्रभावित करते हैं, और ये दर्शक वे लोग होते हैं जो आतंकवादी कार्रवाई से हमेशा भयग्रसित रहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये अपने कामों के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा प्रचार करते हैं, डराना, धमकाना, उकसाना, अस्त व्यस्तता, अराजकता, उथल पुथल, संघर्ष, इस प्रकार का डर करते हैं ताकि हर किसी के मन में खौफ पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए। ये इनका काम रहता है। अभी देखते हैं कि आतंकवाद और मीडिया कवरेज, ये एक प्रकार से किस प्रकार से इसको प्रोत्साहित या उसको किस प्रकार से कवरेज करने का काम करते हैं। देखिए, तकनीकी प्रयोग के कारण आतंक और हिंसा की कार्रवाई और भी आकर्षक दिखती है। आप देखेंगे कि अगर हम दूर बैठे टीवी पे या और भी किसी मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो ये बहुत ही जो भी घटनाक्रम होता है बड़ा आकर्षक लगता है। भारत में पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की प्रस्तुतियों में स्टीरियोटाइप शब्द का प्रभुत्व रहा है। परिणामतः आतंकवाद के प्रति तकनीकी माध्यम द्वारा घृणा के बजाय सहिष्णुता भाव पैदा हुआ है। इस तरह की मीडिया के कवरेज का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहला, आतंक हिंसा की गतिविधियों की रिपोर्टिंग को मिलने वाले महत्व अन्य को वैसी ही कार्रवाई को प्रेरित करता है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा जो कवरेज दिया जाता है, जिस प्रकार से बड़ा चढ़ाकर उस आतंकवादी समूह को एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट का अवसर मिलता है, क्यों दिया जाए ऐसा? उनको लगता है कि हम कुछ खास है, हमने ऐसा किया है कि देखो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और उनको घर बैठे बिना कुछ किए एक बहुत बड़ा प्रचार करने का और भारतीय जनमानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का मौका मिल जाता है।
और जब एक कोई होता है तो पूरा जनता उसको देखती है, तो उसकी जो रेटिंग बढ़ जाती है। तो दूसरा न्यूज़ चैनल है, दूसरा समाचार पत्र है, मीडिया है, वो भी चाहता है कि मैं भी इस प्रकार कवरेज करूँ। कवरेज पाने और रेटिंग पाने की वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग दी जाती है, वो जो कि गलत है। ज़्यादा या मध्यम कम कवरेज देना ये संभव है कि राज्य उत्पीड़न की कार्रवाई बढ़े। ये स्थिति आतंकवाद पैदा करना चाहती है, इससे अपने लक्ष्य के विस्तार में मदद मिलती है। दूसरा देखें कि मीडिया कवरेज के द्वारा आम जनता के अंदर भाव शून्य स्थिति पैदा होती है। आतंकवादी द्वारा अपहृत और बंदी व्यक्ति के लिए मीडिया कवरेज से जान को खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए ये सब कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आतंकवादी कुछ विशेष शैली प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग करते हैं। पंजाब के आतंकवादी दौर में देखें तो मोटरसाइकिल, मारुति वैन, AK-47 आतंकवादियों का प्रतीक मानी जाती थी। डर का माहौल पैदा करना उनका पहला मकसद होता था। इससे प्रशासनिक मशीनरी पंगु बन जाती है। सेना सुरक्षा बल लगातार काम करते हैं, जिसकी उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से आज समाज के आतंकवाद के प्रति सहिष्णुता पैदा होना अत्यंत घातक हो जाती है। आम जनता में भाव शून्यता को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह आतंकी हिंसा के जीवन को सच्चाई के रूप में देखने को लगती है। तो इस प्रकार से ये देखते हैं कि इस बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं कि आतंकवादी घटनाओं से अत्यधिक मीडिया कवरेज से जो दुष्प्रभाव होता है वो किस प्रकार से इस पर पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी तो ये है कि जब किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर या उस प्रकार से आप कवरेज देंगे तो विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण के लिए उत्प्रेरण का काम करता है। धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल होने की संभावना भी निहित होती है। तीसरा देखें, दुष्प्रभाव के विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने पर बढ़त और पहल कदमी हासिल करने से होड़ उत्पन्न होती रहती है इनमें। चौथा देखें, आतंकवादी गिरोह द्वारा मीडिया कवरेज करने वाले चैनल पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बनी रहती है और प्रशासनिक मशीनरी कार्य कुशलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे इस मतलब मीडिया के कवरेज देने से बहुत दुष्प्रभाव दिखता है। यह माना जाता है कि आतंकवाद एक तरह का संक्रामक बीमारी है। जाने अनजाने माध्यमों से आतंक और हिंसा को प्रोत्साहित किया जाता है। घटनाओं के एक जैसी पुनरावृत्ति बार बार कवरेज और पुनः हिंसा और आतंक का जन्म देता है। आतंकवादी गिरोह को सहज रूप से अपनी राजनीतिक मांगों के लिए मंच मिल जाता है, परिणाम इससे आतंक बढ़ता जाता है, रोक उस पर नहीं लग पाती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन ऐसे आतंकवादी घटना और इस प्रकार के देश की एकता अखंडता को चुनौती देने वाला, हमारे सब कुछ व्यवस्था को बिगाड़ने वाले तत्वों को बिल्कुल मीडिया कवरेज ना दिया जाए, नाम मात्र का इनको कवरेज दिया जाए। और जब धीरे होगा तो इनको भी प्रचार नहीं हो पाएगा, तो इनको भी आगे बढ़ने का और नए गुटों के निर्माण की जो प्रवृत्ति है उस पर एक रोक लग सकती है और काफ़ी कुछ पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। अब ये जो आतंकवाद है अपन देखते हैं कि इतना बढ़ कैसे रहा है, इनको सफलता कैसे प्राप्त हो रही, क्या है, कैसे है। एक आपको मैं स्पष्ट करता हूँ कि आतंकवादी का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। यह रणनीति मुख्यतः विद्रोही और बलवाई आतंकवादी द्वारा अपनाई जाती है। आप देखेंगे अलकायदा है, लश्कर तैयबा है, ISIS है, ये क्या चाहते हैं? विधि संगत स्थापित सत्ता को उखाड़ फेंकना और अपने धर्मांध नियमों के तहत शासन व्यवस्था या शरीयत कानून के तहत जो भी है उसको शासन व्यवस्था स्थापित करना। यदि हमें आतंकवादियों की सफलता के परिणामों को देखें तो पाते हैं कि केवल उपनिवेशवादी विरोधी गुटों को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो सकी। इनमें आप देखें कि ऐसे खूब सारे संगठन हैं जो जैसे बोको हरम है, तालिबान है, ISIS है, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ये कोशिश करने लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनको असफलता ही मिल रही है। तो ये सब आतंकवादी संगठन है, इनका मकसद केवल अराजकता, अशांति, युद्ध, विद्रोह फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इनसे निजात पाने की वर्तमान समय में आवश्यकता है।